प्रिय छात्रों, आज मैं सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभ करने जा रहा हूँ आपका और सामाजिक अध्ययन पिछली क्लास में आपको हमने सिकंदर के आक्रमण तक का इतिहास पढ़ाया। इसके बाद आपको द्वितीय सेमेस्टर में मौर्य साम्राज्य का इतिहास प्रारंभ होता है और मौर्य साम्राज्य के इतिहास से मैं आपका पाठ शुरू करूंगा। मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के विषय में आप लोगों को पता होगा कि सिकंदर के आक्रमण के समय तक भारत की स्थितियां एकता के सूत्र में बंधी हुई नहीं। भारत जो था एकता के सूत्र में, एक अखंड भारत का रूप के में नहीं था, क्योंकि उस समय तमाम अनेक राजा महाराजा ऐसे थे जो अपने अपने राज्य क्षेत्रों में अलग अलग शासन करते थे। इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठा करके सिकंदर से लेकर के तमाम विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी आक्रमणों के कारण हमारे देश को अनेक विदेशी आक्रांताओं ने आकर के बीच बीच में आक्रमण कर करके लूटा। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत में एक अखंड साम्राज्य की स्थापना करने का काम सर्वप्रथम मौर्य काल में, मौर्य वंश में शुरू होता है। और इसी समय एक आप लोगों ने सुना हुआ कहानी के रूप में कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सलाहकार हुआ करते थे, बहुत प्रकांड विद्वान आचार्य चाणक्य, उन्होंने नंद वंश का विनाश करने के लिए, उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए, नंद वंश का विनाश करने के लिए, चूंकि नंद शासकों ने उनका बहुत भीषण अपमान किया था, उसी अपमान के फलस्वरूप उन्होंने चंद्रगुप्त को आगे किया और चंद्रगुप्त मौर्य को आगे करने के बाद चंद्रगुप्त ही वो शासक बना जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया और संपूर्ण अखंड भारत का इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद इसके विषय में ऐसा इतिहासकारों का मत है जिसमें सेल्यूकस का एक सेनापति था मेगास्थनीज, जिसने चंद्रगुप्त के दरबार में उसे अपना राजदूत बना करके भेजा था। यूनानी साम्राज्य का वो शासक हुआ करता था सेल्यूकस, और उसने भेजा मेगास्थनीज को। उसने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में, इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के विषय में विस्तृत वर्णन किया। वहां की सामाजिक, वहां की आर्थिक, वहां की राजनैतिक स्थितियां कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, ये सारी बातें विस्तृत रूप से मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में प्रस्तुत किया। जैसे उसने वहां की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया। भौगोलिक स्थिति का मतलब कि किसी देश के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक क्या भौगोलिक स्थितियां थी। ऐसे हालात में उसने सर्वप्रथम हिमालय से, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक, दक्षिण पूर्व में समुद्र के किनारों तक के भारत का, संपूर्ण भारत के विषय में एक विस्तृत अध्ययन किया और उसने उसमें गंगा और सिंधु नदी का विशेष रूप से उल्लेख किया। इसके अलावा उसने ये भी लिखा कि यहाँ पर जो भारतवासी स्वच्छ वायु में जीवन यापन करते थे, स्वच्छ जल का जलपान करते थे और क्या करते थे। इसके अलावा उसने उस समय पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना के रूप में जाना जाता है, पटना का उल्लेख किया। पटना के राजप्रासादों का उल्लेख किया। राजप्रासाद में होते हैं महल। राजाओं के जो महल हुआ करते थे उनको राजप्रासाद कहा जाता था और उन राजप्रासादों की तुलना उन्होंने सूसा के एकबताना राजप्रासादों को महसूस किया कि संसार में वैसे राजप्रासाद नहीं थे। राजप्रासाद का मतलब जिस तरह से आज हमारे प्रधानमंत्री के सेवन रेसकोर्स का महल है जिसमें वो हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, ऐसे ही मौर्य साम्राज्य में वहाँ के राजा महाराजा लोग रहा करते थे। इसके अलावा
वहाँ की धार्मिक स्थितियाँ कैसी थी। चूंकि वह एक यूनानी क्या नाम से विद्वान था मेगास्थनीज, और उसने वहाँ के जो देवता थे डियोनिसिस और हाइराक्लिस, ये दो तरह के देवता उस समय हुआ करते थे यूनान में। उन्हीं के आधार पर उसने यहाँ के शिव और भगवान शंकर और कृष्ण की जो कल्पना की कि जो यूनान में डियोनिसिस और हाइराक्लिस नाम के देवता थे, उसी आधार पर भगवान शिव और कृष्ण के विषय में उसने उल्लेख किया अपने मेगास्थनीज में। इसके अलावा आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी। चूंकि भारत को ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, और कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ की जो व्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। यहाँ के लोग अधिकतम कृषि कार्यों में अपना जीवन यापन करते थे। मुख्य रूप से भोजन उनका चावल दाल और सुरापान करते थे। सुरापान मीन्स शराब मदिरा का सेवन करते थे। इसके अलावा मेगास्थनीज को अपने इंडिका में जो वर्णन किया चंद्रगुप्त के साम्राज्य का, उसको शायद यहाँ की वर्ण व्यवस्था का पता नहीं, जो कि वर्णाश्रम व्यवस्था को हमने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया है कि समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था और 4 आश्रमों में बांटा गया था। लेकिन शायद उसको यहाँ की वर्ण व्यवस्था का ज्ञान नहीं था। उसने समाज को 7 जातियों में विभाजित कर दिया था कि नहीं, भारतीय समाज में 7 जातियाँ पाई जाती, जिसमें दार्शनिक जो विद्वान लोग हुआ करते थे, जिनकी संख्या बहुत मामूली थोड़ी सी हुआ करती थी। ऐसे ही गोप व शिकारी हुआ करते थे जो शिकार का काम करते थे। इसके अलावा मजदूर भी जो क्षत्रिय, अध्यक्ष, मंत्री, ये सभी 7 जातियों में विभक्त किया। चूंकि इतिहासकारों में ऐसी मान्यता है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि मेगास्थनीज को शायद ये पता नहीं था कि यहाँ का समाज 4 भागों में विभाजित था, इसलिए उसने 7 जातियों का उल्लेख किया है। ऐसे ही यहाँ की राजनैतिक दशाएं क्या थी, राजकाज कैसे चलता था। चूंकि आज की तरह से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, जिस तरह से हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चल रही है, तब राजतंत्र की व्यवस्था हुआ करती थी और राजा ही सबसे प्रमुख होता था। वो न्याय से लेकर, धर्म से लेकर के दंड देने तक का अधिकार सब कुछ राजा के पास होता था। और ऐसे हालात में वह प्रजा के आवेदनों को सुनता था। ऐसा पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब वह अपने शरीर की मालिश करवाया करता था, ऐसे हालात में भी लोगों के आवेदनों की सुनवाई करता था। कोई भी अगर न्याय के लिए आता था तो उसके आवेदन पर विचार करता था। नगर प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या थी वहाँ का नगर प्रशासन जो 5-5 सदस्यों समितियों में, 6 समितियों में बटे हुए थे। जैसे आज हमारा मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। मंत्रिमंडल के आधार पर हर डिपार्टमेंट को दे दिए जाते हैं। कोई रक्षा मंत्री होता है, कोई गृह मंत्री होता है, कोई कृषि मंत्री होता है। इसी तरह से उस समय भी मंत्रालय हुआ करते थे। वह सत्य कि उनका नाम अलग हुआ करता था, उन्हें समितियों का नाम दिया गया था और उसमें सभी लोग, हर व्यक्ति अपने अपने विभाग की जो है क्या नाम से देख रेख करता था। और क्या दंड व्यवस्था क्या थी, मेगास्थनीज अपने इंडिका में वहाँ के दंड व्यवस्था के विषय में उल्लेख किया है कि वहाँ पर अपराध बहुत कम हुआ करते थे। आज जो अपराध हो रहे हैं उसकी अपेक्षा मौर्य काल में अपराध बहुत कम हुआ करते थे और चोरी की घटनाएं तो एकदम ना के बराबर थी। ऐसे ही दंड में अत्यंत कठोर व्यवस्था दंड देने की थी। अभियुक्त को वित्तीय जुर्माने देने पड़ते। वित्तीय का मतलब कोई व्यक्ति गलत काम करता था, कोई दंड करता, अपराध करता था, तो उसको आर्थिक रूप से दंडित किया जाता था, उसके ऊपर जुर्माने लगाए जाते थे। ऐसे ही व्यभिचार करने पर अंग विच्छेद कर दिया जाता था। जैसे आज आप देख सकते हैं सऊदी अरब से लेकर जो भागी के देश हैं, उन जहाँ पे भी राजतंत्र की शासन प्रणाली है, वहाँ पर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दोष करता है, अगर उसने हाथ से गलती की तो हाथ काट दिए जाते। उसने अगर किसी प्रकार की जो है अंग विच्छेदन करने का ये मतलब था कि आप जिस अंग से गलती करते हैं उसी अंग को क्या कर दिया जाता, काट दिया जाता। ऐसे ही सैन्य व्यवस्था, शासन, रक्षा मंत्रालय, जो आज हम रक्षा मंत्रालय कहते हैं, वही शासन व्यवस्था सैन्य व्यवस्था की थी। और उसमें क्या किया जाता था, उसको भी 6 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहले समितियां थी, 9 समितियां बनाई गई थी और उसमें कोई नौसेना का प्रबंध करती थी, माने जो जल सेनाएं होती थी, कोई आवश्यक सामग्री का प्रबंध करता था, कोई तीसरी समिति पैदल सेना की देखभाल करती थी
इसी तरह से अश्व सेना भी थी, और पांचवी समिति जो रथ सेना देखभाल करती थी, इस तरह की समितियां, छठी समितियां थी। इन सारी व्यवस्थाओं के बाद मेगास्थनीज ने सारे वर्णन किया। तो मौर्य साम्राज्य के विषय में कुछ इतिहासकारों में मत भिन्नताएं हैं कि शायद मेगास्थनीज ने बहुत सही भारत के विषय में वर्णन नहीं किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी बी.ए. स्मिथ माने विसेंट स्मिथ जैसे विद्वानों ने कहा कि सारी कुछ इसके वर्णन के बावजूद पूरी तरह से मेगास्थनीज की व्यवस्था को खारिज नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह से ये तो मौर्य साम्राज्य के मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार वर्णन था। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही, चूंकि कौटिल्य एक महान नीतिज्ञ था जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, और वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हर स्थिति का वर्णन मिलता है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस में मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप से कौटिल्य ने जो मौर्य साम्राज्य के विषय में अपने एक व्यवस्था बताया कि किस तरह से जो है उस समय का समाज था, किस तरह का उस समय की व्यवस्थाएं थी, किस तरह का रहन सहन था। अब ये कौटिल्य के आधार पर है। हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछे जाएं कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार आप मौर्य साम्राज्य के वर्णन कीजिए, तब आप मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार करेंगे। और यदि आपसे पूछता है नहीं, आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य का वर्णन कीजिए, तब आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, चूंकि यहाँ पर दो तरह का वर्णन दिया गया है। पहला था सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति वहां की कैसी थी? सामाजिक स्थिति मतलब समाज वहां का कैसा था, इसको कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कैसे वर्णित किया है। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था की। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले पिछली कक्षाओं में वैदिक काल को पढ़ाते समय बताया था कि वर्ण व्यवस्था क्या थी। समाज की इस व्यवस्था को चलाने के लिए वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्गों में विभाजित करने के बाद फिर इनके लिए इनकी उम्र को 100 वर्ष मान करके इनको 25-25 वर्ष की अवस्थाओं में आश्रम व्यवस्था में विभाजित कर दिया गया था। और उन आश्रमों का नाम था क्रमबद्ध रूप से पीछे कक्षाओं में आपको बता चुके हैं कि पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इन आश्रमों वर्णाश्रम व्यवस्था का ही मतलब था कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम समाज को शिक्षा देने का काम, क्षत्रिय का काम समाज की रक्षा करने का काम था, और वैश्य आज हमारे समाज में जो व्यापारी वर्ग माना जाता है, जिसने भरण पोषण का काम करने का बिया उठाया था, उसको वैश्य की श्रेणी में रखा गया था। इसके अलावा समाज में जो सबसे निम्न दृष्टि में देखा जाता है, जो सेवा का काम करता था समाज में, उसे शूद्र कहा जाता है। जैसे अपने शरीर में ही पैर को शूद्र माना जाता है। और जो सेवा करता है, देखिए क्या विडंबना हमारे समाज की है कि उसी को सबसे निम्न माना जाता है। शायद पैर को काट दिया जाए तो आपकी खूबसूरत शरीर का कोई मतलब नहीं होगा। अब सोचिए, पूरी बॉडी के भार को पैर लेकर होता है, इसके बावजूद भी उसे शूद्र कहा जाता है। मीन्स जो सेवा करता है उसको निम्न दृष्टि से देखा जाता है। हमारे समाज में आज कितना ही भारतीय संविधान में अंबेडकर जी ने सारी व्यवस्थाएं दे दी, अस्पृश्यता के समाज को समाप्त करने की बातें कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में छुआछूत की भावनाएं पाई जाती। ये उसी वर्ण व्यवस्था की थी। आश्रम व्यवस्था क्या थी? आश्रम व्यवस्था में था
शिक्षा ग्रहण करने का काम। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था, जैसे उसका क्या नाम से शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उसका दीक्षांत समारोह होता था, और उस समय वो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, अपना परिवार बनाता था, शादी करता था, विवाह करता था, बच्चे पैदा करता था और उसके लोग को ढूंढता था। और जब 50 वर्ष पूरे हो जाते थे तब वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब जंगल में जाने से नहीं, वानप्रस्थ का मतलब है कि आप इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं तो समाज में आपसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं कि आप समाज में, आपको समाज से भी कुछ अपेक्षाएं हैं, आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद बस अपने माता पिता से लेके अपने बीवी बच्चों तक ही आकर के और अपनी जिंदगी को समाप्त कर। नहीं, इस बार आश्रम व्यवस्था में जो आपका आश्रम व्यवस्था में तीसरा व्यवस्था थी वानप्रस्थ की, उसका ये उद्देश्य था कि आपको अपने परिवार के अलावा समाज के लिए भी कार्य करने की व्यवस्था दी जाए। इसलिए आज देखिए हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब किसके लिए कार्य कर रहे हैं? ये समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। कॉलेज खुलवा देना, ये जो कॉलेज खुले क्या माननीय मंत्री जी के बेटे इसमें पढ़ते नहीं, ये समाज के क्षेत्र के सभी लोग, ये सामाजिक कार्य है। वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है कि मतलब आप समाज के लिए क्या करते हैं। तमाम समाज, बहुत से काम, तमाम लोग अनाथ हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आप सेवा करने का काम करें, अपने परिवार से ऊपर उठ करके, ये वानप्रस्थ की व्यवस्था है जो आपको 50 से लेकर के 75 वर्ष तक करना था। इसके बाद आपको संन्यास आश्रम, ये स्थिति थी मोक्ष प्राप्त करने की। तब आप जो है एकदम कंदराओं में चले जाओ और ऐसी स्थिति में जाकर के अपना ईश्वर में लीन हो जाओ। ईश्वर में लीन होकर के केवल उससे तार जोड़ लो, उसी पर अपना चैटिंग करते रहो ईश्वर से, और ईश्वर आपको मिल जाएगा जब, तो आपको क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त। ये बड़ा आसान व्यवस्था है। इसी तरह से विवाह की बातें, मौर्य साम्राज्य में विवाह की क्या स्थितियां थी, विवाह कैसे होते थे, तो ऐसा पता चलता है कि विवाह का मुख्य उद्देश्य कन्या की आयु जो निर्धारित थी, जैसे आज हमारी आयु निर्धारित है 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का होना चाहिए, जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है। ऐसे ही मौर्य साम्राज्य में भी आयु निर्धारित थी कि नहीं 12 वर्ष की लड़की होगी और लड़के की 16 वर्ष। इसके अलावा कौटिल्य ने 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया जो आज भी हमारे हिंदू समाज में प्रचलित है। उसमें तमाम विवाहों का उल्लेख है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, ये सारे विवाह आपने सुना होगा कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गंधर्व विवाह का विवाह ही हुआ। आज प्रेम विवाह, जिसे प्रेम विवाह के नाम से, लव मैरिज के नाम से लोग जानते हैं, आज आए दिन आप देख लीजिए समाज में जितना ही अत्याधुनिकता बढ़ती जाएगी, जितनी पाश्चात्य संस्कृतियां हमारे देश में प्रभावित होती जाएंगी, उतना ही अब जो है विवाह की स्वच्छंदता बढ़ती जाएगी। क्योंकि लड़के और लड़कियां सभी जो कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अब सभी लोग स्वच्छंद भाव से अपने जीवन साथी का चुनाव करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि भारत का संविधान भी ये मान्यता देता है कि आप अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की रोक नहीं है। समाज में रूढ़िवादी समाज में व्यवस्था है कि नहीं आप अपनी जाति में भी विवाह करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इसके अलावा भी आपको भारत का संविधान मान्यता देता है कि आप अंतर्जातीय विवाह भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्त्रियों की दशा कैसी है इस समाज की? हमारे देश में वैदिक काल से पढ़ते आए हैं, अपाला, घोषा, गोपा, मुद्रा, तमाम ऐसी विदेशी महिलाएं हुआ करती थी जो बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। पीछे आपने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में आने पर कुछ स्त्रियों की दशा जो है दयनीय हो चुकी थी, लेकिन जब मौर्य काल में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति भी थी। और नियोग प्रथा, एक प्रथा इसमें मिलती है मौर्य काल में। नियोग प्रथा क्या थी इसको आप जाने, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे जिन लोगों के पास संतानें नहीं होती हैं और पुत्र कामना के चक्कर में हो गया क्या, दूसरी प्रथा से नियोग प्रथा का पालन